कक्षा 10th ए के बच्चे ध्यान देंगे। आज हिंदी क्षितिज भाग 2 में गद्य में पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय संक्षिप्त में जान लें। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया और उनके माता पिता का निधन हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष बड़े ही कठिनाइयों और संघर्षों में व्यतीत हुआ। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद राम वृक्ष बेनीपुरी सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए। कई बार वे जेल भी गए और 1968 ईस्वी में इस महान लेखक का निधन हो गया। 15 वर्ष की उम्र में बेनीपुरी जी रचनाएं लिखना शुरू कर दिए। ये पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपने लगी। वे बड़े ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान पत्र, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये पत्र पत्रिकाएं जो है उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली से 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास हैं, चीता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र हैं, पैरों में पंख बांधकर उनका यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने का उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने पाठ्य पुस्तक में बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र गद्य विधा लिखे हैं और उस रेखा चित्र गद्य विधा में बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, उनकी जीवन उपलब्धियों के बारे में लिखे हैं। सबसे पहले आज हम बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश बताएंगे। हम लोग पढ़ेंगे
कि राम वृक्ष बोयनीपुरी ने रेखा चित्र गद्य विधा में जो पाठ बाल गोविंद भगत लिखे हैं उसकी कहानी क्या है, उस कहानी को हम संक्षेप में उसको देखेंगे। बाल गोविंद भगत जात के तेली थे। हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि उसे वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर माना जाता है, जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती है। लेकिन बाल गोविंद भगत के सशक्त व्यक्तिगत चरित्र जो सन्यासी के गुणों से युक्त थे, उनके सम्मुख लेखक को बार बार झुकने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि लेखक ने अपने ब्राह्मणत्व के जोश में ऐसे कई ब्राह्मणोत्तर लोगों का अभिवादन करना छोड़ दिया था। उन पर ब्राह्मणत्व 16 कलाओं से सवार था, पर न जाने कौन सी उनके अंदर प्रेरणा थी जो कि उन्हें बाल गोविंद भगत के आगे झुककर राम राम किए बिना नहीं रहने देती। जब भी उनको देखते तो राम राम कहते थे। बाल गोविंद भगत का बाहरी व्यक्तित्व एक समान कबीर पंथियों जैसा था। कबीर पंथी थे, कबीर को अपना गुरु मानते थे। उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग बना रहता था, यानी उनका बाल सफेद था। कपड़े कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों जैसी एक टोपी तथा ठंड के दिनों में काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते तथा मस्तक पर चंदन और गले में तुलसी की माला हमेशा बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। सभी लक्षण साधु जैसा था। वे कबीर दास को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते तथा कबीर द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते थे। लेखक को बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत ने भी बहुत आकर्षित किया, प्रभावित किया। कबीर के सीधे सादे पद उनके कंठ से निकलकर और सजीव हो जाते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी आगे कहानी को बढ़ाते हैं कि आषाढ़ का महीना था। रिमझिम पड़ते ही समूचा गांव खेत में उतर पड़ता। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में रोपनी करने के लिए चल पड़ते और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के झीने में चढ़कर कुछ को स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को पृथ्वी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। भादों की अंधेरी रात में भी दादुर यानी मेढकों की टार्टर या झीली की झंकार बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। गीत गाने लगते थे और फागुन तक ये प्रभातियां चलती थी। गर्मियों में उनकी संज्ञा उमस भरी शाम को शीतल करती। घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते तो गांव के कुछ प्रेमी भी वहां आकर और बैठ जाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कहते जाते, उनकी प्रेमी मंडली जो है उसको पीछे से दोहराती थी, गाती थी। अब धीरे धीरे मन तन पर हावी हो चला था और एक क्षण ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत खंजड़ी लिए बीच में नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन
दोनों ही नृत्य करने लगा, नृत्यमय हो गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन बाल गोविंद भगत का एकलौता लड़का मर गया। वह उनका एकलौता ही बेटा था जो मर गया। बाल गोविंद भगत उस पर ज्यादा नजर रखते थे क्योंकि वह सुस्त और बहुत कमजोर था उनका लड़का। उनका मानना था कि ऐसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र का बड़ी सादगी के साथ विवाह किया था। पतोहू बड़ी ही सुशील कन्या मिली थी। उसने पूरे घर को संभाला था। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु का समाचार जब लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी को मिला तो कौतूहल बस उनके घर लेखक गया और यह देखकर लेखक जो है हैरान हो गया, दंग रह गया कि बेटे का शव जो है सफेद कपड़े से ढका हुआ आंगन में रखा हुआ था। वो जमीन पर आसन लगाए गीत गा रहे थे। वही पुरानी स्वर पतोहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां जो है उनके पतोहू को शांत करा रही थी। वे पतोहू से रोने के बदले जब पतोहू बाल गोविंद भगत की रो रही थी अपने पति के मृत्यु पर, तो बाल गोविंद भगत अपने पतोहू को रोने से मना करते थे। वे कहते कि विराहिणी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जा मिली। इस कथा में उनकी चरम विश्वास बोल रहा है। बाल गोविंद भगत ने पुत्र के शव को पतोहू से ही आग दिलवाई, मुखाग्नि दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही पतोहू को उसके भाई के साथ भेज दिया और कहा कि इसका दूसरा विवाह कर देना। लेकिन बाल गोविंद भगत की पतोहू उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा, पर उनके अटल निर्णय के आगे उनकी एक भी बात नहीं चली। बाल गोविंद भगत की अंतिम विदाई भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते, 30 मील की दूरी तय करते थे। जाने आने में 3-4 दिन लगते थे। इन दिनों वे उपवास रखते थे। इतने लंबे उपवास में भी वही मस्ती, अब बुढ़ापे में भी वही जवानी वाली टिक थी। किंतु इस बार लौटे तो तबीयत उनकी बहुत खराब थी। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी। उन्होंने अपना नियम व्रत नहीं छोड़ा। दोनों वक्त गाना, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी की देखभाल वे दिन क्षीण होते गए। आराम करने को कहते तो हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाया, पर ऐसा लगा जैसे तार टूट गया और माला का एक एक मोती बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत की मधुर आवाज नहीं सुनी। जाकर देखते हैं तो बाल गोविंद भगत नहीं है, सिर्फ उनका शरीर वहीं पड़ा है। यह पाठ 2 राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र का संक्षिप्त में सारांश था बच्चों। तो इस कहानी को पढ़िएगा और पढ़कर आप लोग किताब में कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उस प्रश्न उत्तर को आप लोग कीजिएगा। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण क्या हो गए? तो कबीर अपने समय के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में जन्मी अनेक बुराइयों का दूर करने का प्रयास किया।
जात पात, ऊंच नीच, बाह्य आडंबर आदि सबको वो दूर करने का प्रयास किया। कबीर किसी एक जाति, धर्म तथा देश का कल्याण नहीं करना चाहते थे, बल्कि समूची मानव जाति का कल्याण करना चाहते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण भगत जी को उन पर अगाध श्रद्धा हो गई थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो भगत ने अपने बेटे के मरने पर पुराने स्वर तथा पुरानी तल्लीनता से गीत गा कर ही अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनका विचार था कि विरहिणी आत्मा परमात्मा के पास चली गई। यह रोने का समय नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय है। पतोहू का दूसरा विवाह करवाने का आदेश देने से बाल गोविंद भगत के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? तो पतोहू का दूसरा विवाह करने का आदेश देने से बाल गोविंद भगत सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करने वाले सच्चे समाज सुधारक दिखाई पड़ते हैं। सुधार सदैव स्वयं से ही शुरू होता है, अपने से ही शुरू होता है। बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू की विवाह की आज्ञा देकर समाज की कुरीतियों को तोड़ने की नींव रखी। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते भी भगत क्यों कहलाते थे? बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था, इसलिए गृहस्थ होते हुए भी वे साधु कहलाते थे। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं क्या थी? तो कबीर के पदों का सजीव गायन करते थे, लोगों का मंत्र मुग्ध होकर झूम उठना, किसानों के पैर ताल में उठना, संगीत की ध्वनि तरंग के वातावरण झंकृत होना, तन मन नाच उठना, यही उनकी विशेषताएं हैं जीवन की। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के अनुयायी थे, वैसा ही व्यवहार करते थे। बाल गोविंद भगत ने समाज सुधारक के रूप में कौन कौन से कार्य किए? अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार अपनी पतोहू से करवाया। अपनी पतोहू के भाई से उसका दूसरा विवाह करने को कहा। हर वर्ष गंगा स्नान जाते समय भगत के मन में क्या विचार उठते थे? तो हमेशा गंगा हर वर्ष प्रतिवर्ष गंगा स्नान जब करने जाते थे तो भिन्न विचारधारा, 30 कोस तक पैदल चलना, साधु के रूप में कोई सहारा या सामना न लेना और गृहस्थ के रूप में भिक्षा न मांगना, 5 दिन तक केवल पानी पीकर ही रहते थे, संत समागम को ही वो प्रमुखता देते थे। तो बच्चों, ये बाल गोविंद भगत जो रेखाचित गद्य विधा में लिखा गया है, इस कहानी को आप लोग 2 बार 3 बार पढ़कर इस कहानी को याद कीजिएगा और इस कहानी पर आधारित पाठ्य पुस्तक में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।